हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। लास्ट वीडियो जो मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का बनाया था उसमें मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में बताया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के टाइप्स बता दिए थे मैंने आपको, और ये बता दिया था कि जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वही मेनली यूज़ होते हैं जीन क्लोनिंग में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, बाकी के दोनों यूज़ नहीं होते हैं। तो अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हम यूज़ करते हैं किसी भी डीएनए को कट करने के लिए, वो किस तरीके से कटिंग करते हैं, उनकी कटिंग का थोड़ा सा हमें मेथड देखना होगा, जिससे हमें चीज़ें समझ में आए कि हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, किस तरीके की कटिंग जनरेट करने वाले हैं, कौन सी कटिंग ज़्यादा सही रहेगी हमें क्लोनिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, वही ब्लंट एंड स्टिकी या कोहेसिव एंड का टॉपिक जो आज मैं लेकर के आई हूँ, छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही मेन है इसको समझना, क्योंकि पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसी के आसपास घूमता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कैन कट द डीएनए इन 2 वेज। दो तरीके से कटिंग करते हैं कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस टाइप 2 की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो हमारे स्टिकी एंड जनरेट करते हैं जिसको हम कोहेसिव एंड या स्टैगर्ड एंड भी कहते हैं। तो स्टिकी एंड के कई सारे नाम हैं, स्टिकी एंड हो गया, कोहेसिव एंड हो गया, स्टैगर्ड एंड हो गया। या तो इस तरीके का एंड जनरेट करते हैं या फिर ब्लंट एंड जनरेट करते हैं। ब्लंट एंड का अभी आपको दिख जाएगा कैसा होता है ये। ब्लंट एंड को हम नॉन कोहेसिव एंड भी कह सकते हैं या नॉन स्टैगर्ड एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लंट एंड का कोई ऐसा नाम दूसरा नहीं है, तो मैंने एक ही नाम लिखा हुआ है। नॉन कोहेसिव और नॉन स्टैगर्ड तो इसी से जनरेट हुआ और नाम है। ठीक है, तो दो तरीके के एंड जनरेट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कटिंग करने के बाद, मतलब डीएनए की दो तरीके से कटिंग होती है। तो स्टिकी एंड में कैसे होता है? कटिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये डीएनए है, ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है। ठीक है, इसमें बेसेस लगे होंगे कई सारे, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो कट तो हमारे दोनों स्ट्रैंड रहे हैं ना, क्योंकि जो हमारा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो दोनों ही स्ट्रैंड पे कट लगाता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो यहाँ पे कट लगा रहा है एक, ठीक है, एक कट यहाँ पे लगा रहा है। तो कट तो लगा रहा है वो दोनों स्ट्रैंड पे, लेकिन अलग अलग जगह पे। और उसका ये कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा, वहाँ बाइंड होगा, उसके बाद ही कट लगाएगा। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन साइट पे बाइंड हो करके दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग जगह पे कट लगाता है, तो इस तरीके से जो एंड जनरेट होते हैं, जो इसका प्रोडक्ट जनरेट होगा, उसको हम स्टिकी एंड कहेंगे। ठीक है, कैसे होगा अभी मैं इसको समझाऊंगी आपको। अभी बस इतना जान लीजिए कि जब अलग अलग स्ट्रैंड पर अलग अलग जगहों पे कट लगता है तो स्टिकी एंड जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे इको आर1 जो होता है वो एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, जो स्टिकी एंड को जनरेट करता है। ठीक है, आप उसका नाम याद रखिए इको आर1 में। इको आर1 का ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको एक एंजाइम तो याद हो ही जाए। ठीक है, उसकी कटिंग साइड भी याद हो जाए। अब ब्लंट एंड कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम डीएनए के दो स्ट्रैंड को एक ही जगह पे कट करेंगे तो हमारा ब्लंट एंड जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपने ऊपर भी यहीं से कट किया, नीचे भी यहीं से कट कर रहे हैं आप उसी जगह से, तो ये आप इस कटिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्लंट एंड वाला होगा, बराबर जैसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लंट एंड हो गया। अगर हम डीएनए को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ऊपर वाले स्ट्रैंड को नीचे वाले स्ट्रैंड को एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो एंड जनरेट होगा वो ब्लंट एंड होगा। क्योंकि जब ये खुल जाएगा तो एंड जैसा हो जाएगा ना, यहाँ पे सिरा जनरेट हो जाएगा, एक एंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट सेम पॉइंट, तो ये हमारा ब्लंट एंड जनरेट करेगा। एग्जाम्पल है इसका SMA1 प्रोड्यूस ब्लंट एंड। SMA1 एक दूसरा एंजाइम है, ठीक है, जो हमारा ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। तो आप एक स्टिकी एंड वाले का याद रखिए, ब्लंट एंड वाले का नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सही होगा। इसके बाद देखिए कि स्टिकी एंड जनरेट कैसे होते हैं। पहले हम स्टिकी एंड को डिस्कस करेंगे, फिर ब्लंट एंड को। तो स्टिकी एंड का देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, स्टिकी एंड आप हेडिंग डाल सकते हैं। हमने क्या किया है, दो सीक्वेंस लिख लिए हैं, मतलब सीक्वेंस लिख लिए हैं हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के। एक हमारा स्ट्रैंड 5:3 की डायरेक्शन में रन कर रहा है, एक 3:5 की डायरेक्शन में रन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के।
अब इस पे हमने इको R1 एंजाइम डाला। इको R1 हम जानते हैं स्टिकी एंड जनरेट करता है। तो इको R1 क्या होता है, एक 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। जो बॉक्स जैसा मैंने बनाया हुआ है, इको R1 इस बॉक्स को पहचानता है। इस बॉक्स को देखिए, इसकी खास बात क्या है। सबसे पहले तो ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसका 6 बेस पेयर का होता है। और पैलिंड्रोम भी है, देखिए GAATTC। तो चाहे आप इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, एक ही चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम भी है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। तो इको R1 इसको देखा उसने कि अरे ये तो मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे आके बाइंड कर गया, ठीक है। अब इको R1 करता क्या है, वो अलग अलग जगहों पे कट करता है। करता क्या है, वो G और A के बीच में कट करता है। तो G और A जो है वो देखिए यहाँ पे इस तरफ से है, यहाँ पे इधर पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो आपको दिखाई पड़ेगा, एक कटिंग यहाँ कर रहा है, एक कटिंग यहाँ कर रहा है, अलग अलग जगहों पे कट लगा रहा है ना, ठीक है। तो ये ऊपर वाले स्ट्रैंड को इधर कट लगा रहा है, नीचे वाले स्ट्रैंड को इधर कट लगाएगा। तो जो कट करने के बाद बनेगा कैसा, वो देखिए आप, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। जब यहाँ से कट करेगा ऊपर वाले स्ट्रैंड को, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में क्या रह जाएगा, बाकी चीज़ तो कट के निकल जाएगी ना, तो CTG रह जाएगा। देखिए आप, ये बहुत आसान नहीं होता, आपको थोड़ा सा टफ भी पड़ेगा। मैंने इसको समझाया इसीलिए कि आप इसको बना सकें। कोई भी एंजाइम आपको दिया जाए तो वो कटिंग के बाद कैसा दिखेगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं होगा तो आप क्लोनिंग कर ही नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या जनरेट हो रहा है, बाद में हमें क्या चाहिए होगा, किस तरीके से लाइगेट करें, ठीक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको समझाने की कोशिश की है। जब आप स्ट्रैंड बनाएंगे और कट लगाएंगे, तो जहाँ पे कट लगेगा उसके बाद का सीक्वेंस अलग होने वाला है, तो उसको आप छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो पहले में आपको देखिए क्या मिलेगा, CTG मिलेगा, उसके बाद तो कट के अलग हो जाएगा, आपने CTG लिख लिया। नीचे का स्ट्रैंड देखिए कहाँ पे कट हो रहा है, A और G के बीच में। तो A और G के बीच में आपको A तक तो मिलेगा ही सीक्वेंस, GTC नहीं मिलेगा, तो आपने नीचे वाले में A तक लिख लिया। इतना लिखना तो बहुत ही आसान है, इतना आप लिख भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन था, ये 3 प्राइम डायरेक्शन हो जाएगा। ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो जाएगा। अब देखिए जो कट के हटा है वो क्या हटा है, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट इतना हट गया ना, AATTCAG, तो वो हमने इधर लिख लिया 3 प्राइम एंड के साथ, ठीक है। इसमें क्या हटा है, GTC 5 प्राइम। तो इस तरीके की आपको जब कटिंग हो जाएगी तो 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे जो इस तरीके से दिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाले में ये ओवरहैंग, मतलब ये जो है अनपेयर्ड सीक्वेंसेस जो है हमारे, 4 अनपेयर्ड बेस सीक्वेंसेस इसमें रह गए हैं। इसमें भी 4 अनपेयर्ड बेस सीक्वेंसेस रह गए हैं, 2 फ्रेगमेंट आपको मिल गए हैं जिसमें अनपेयर बेस्ड सीक्वेंस, मतलब पेयर्ड बेस गायब थे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस गायब थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस गायब है, ये आपको जगह जैसी जहाँ दिख रही है, इसी तरीके के जो एंड होते हैं इसको स्टैगर्ड एंड, कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टिकी एंड्स के बारे में देखिए, स्टिकी एंड्स हैव शॉर्ट ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स। शॉर्ट ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड होता है ईच साइड में, इधर भी है इसमें इधर भी है, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब आप इन दोनों को पास में लेकर के आएंगे तो देखिए ए वाला टी के कॉम्प्लीमेंट्री है, ए वाला फिर टी के कॉम्प्लीमेंट्री है, टी वाला ए के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये टी वाला इधर ए के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इनको जब जोड़ा जाएगा तो ये कैसे जुड़ेंगे आके, जैसे मान लीजिए आप जो पज़ल खेलते होंगे, जो जोड़ने वाले होते हैं उसमें कई सारे, एक कोई पिक्चर होती है उसके कई सारे फ्रेगमेंट कर दिए जाते हैं, उस पिक्चर्स को आप बैठाते हैं धीरे धीरे कि इसके बाद ये जुड़ेगा, उसके बाद ये जुड़ेगा। तो उसमें आप खाँचे जैसी बनी होती हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके की एक खाँच है, लॉक एंड की टाइप से समझ लीजिए, और दूसरा इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। इस तरह की 2 चीज़ें जब आपस में आप इसको जोड़ेंगे तो ये खाँच जो बनी हुई इसमें फिट हो जाएगा। तो इस तरीके का जब प्रोडक्ट रहता है हमारे पास तो इनके जुड़ने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। मतलब हमको पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो इसी पार्ट से जुड़ने वाला है, ये नहीं होगा कि आपका इधर वाला जो पार्ट है वो इधर आके कहीं जुड़ जाए। ये जो खाँचे हैं वो आपस में पहले फिट होंगी, ठीक है, उसके बाद जो भी लास्ट की बेस पेयरिंग होती है वो बाद में हो जाएगी। तो इस तरीके के जो एंड्स अगर हम जनरेट करते हैं तो उसकी जो क्लोनिंग है, अगर हमको कोई इस डायरेक्शन में दो जो हमारे पास स्ट्रैंड है उनको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जोड़ना है तो हमें उसमें स्टिकी एंड्स ही जनरेट करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टिकी एंड जनरेट नहीं करेंगे, अगर हम ब्लंट एंड जनरेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे भी आपको मैं बताऊंगी, अगर इस तरह के 2 एंड जनरेट हो जाएंगे तो हो सकता है ये इससे जुड़ जाए या ये हो सकता है ये इससे भी जुड़ जाए,
घूम जाएगा सॉल्यूशन में, तो वो पूरा घूम भी जाएंगे ना, तो हो सकता है इधर वाला पार्ट इधर से जुड़ जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब इस तरीके का एंड रहेगा तो उसको जोड़ना आपको अपने अकॉर्डिंग आसान रहेगा। मेरी बात आई थिंक आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ भी समझ में अगर आ रही है तो बहुत है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती भी नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी कैच कर लिया मेरी बात को तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंगिंग मिल जाएगी आपको। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो होंगे वो इस तरीके से ओवरहैंग जनरेट कर देंगे। स्टिकी एंड्स आर ज्वाइंट ईजिली एंड मोर प्रिसाइसली लाइक पजल पीसेज। अब जो स्टिकी एंड्स होते हैं, इस तरह के आपने एंड्स जनरेट कर दिए हैं, तो वो आसानी से जुड़ भी जाते हैं और स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है इसकी, इसी से बाइंडिंग होगी, किसी उसके उल्टे वाले सिरे से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी उसकी। ठीक है, जैसे पजल के पीसेस जुड़ते हैं वैसे ही जुड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि हमको जब जोड़ना ही है तो हमने काटा क्यों? तो काट के आपने इसको तो अलग कर दिया है। आपका मान लीजिए कि ये वेक्टर का सीक्वेंस था, आपको वेक्टर में अपना इंसर्ट लगाना था। लास्ट टर्म पे मैंने दिखाया भी था आपको कि एक वेक्टर होता है गोल, ठीक है, उसको गोल वेक्टर को आप पहले एक जगह से काटते हैं जिससे वो इस तरीके से हो जाए, खुल जाए। उसके बाद आप उसमें जो एक इंसर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है जीन वाला, वो ला के लगा देते हैं। तो ये खुलने के बाद, अगर वो चीज़ खुलने के बाद ऐसी है, ठीक है, ओवरहैंग है दोनों तरफ इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड होगा वो तो डबल स्ट्रैंडेड होगा ना। तो अगर इसमें ओवरहैंग है और आप अपना जो जीन लेकर के आ रहे हैं उसमें भी आपने उसी तरीके का ओवरहैंग जनरेट करके रखा हुआ है, तो ये खांच जो है इसमें फिट हो जाएगी, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। मतलब एक आपके प्लाज्मिड की खांच रहेगी, एक अगर आपके इंसर्ट में भी सेम उसी तरीके का एरिया रहेगा, तो वो आपस में जुड़ जाएगा। तो दोनों ही जगह जब हम किसी की क्लोनिंग करनी होती है तो जो सीक्वेंस हमें जिस सीक्वेंस को हम वेक्टर में कट करते हैं उसी से अपने जीन को भी कट करके निकालते हैं या उसका सीक्वेंस जोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने प्लाज्मिड को इको R1 से कट किया है तो आपका जो इंसर्ट वाला सीक्वेंस है उसके दोनों सिरों पे भी इको R1 के ही ओवरहैंग्स होने चाहिए, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जुड़ेंगे आपस में, वरना जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप बस इतना समझ जाइए कि जब स्टैगर्ड एंड के लिए किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो ये आपका स्टिकी एंड वाला हो गया। इसके बाद देखिए आप ब्लंट एंड के बारे में। ब्लंट एंड देखिए आपके पास ये सीक्वेंस है डीएनए का, जिसमें आपने 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम का सीक्वेंस बना के रखा हुआ है। अब आपने एंजाइम डाला SMA1। SMA1 आपको पता है ब्लंट एंड को जनरेट करता है, तो SMA1 जो होता है वो इस सीक्वेंस को पहचानता है। ये CCC GGG GGG CCC, ये जो है आप ये भी देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोम होने के साथ साथ ये भी 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन एलिमेंट है, जहाँ पे SMA1 आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो C और G के बीच में कट लगाता है, तो C और G के बीच में ऊपर भी वहीं पे कट लगाएगा, G और C के बीच में यहाँ से भी कट लगाएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरीके के फ्रैगमेंट जनरेट होते हैं। ये बिल्कुल इक्वल, यहाँ से पूरा कट लगा देगा लंबा लंबा, तो इस तरीके के फ्रैगमेंट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो 2 फ्रैगमेंट जनरेट हुए हैं, जब आप इनको जोड़ेंगे तो हो सकता है ATCCC के बाद ये GGGCT जुड़े, या ऐसा भी हो सकता है ATCCC के बाद ये उल्टा हो जाए तो ये T वाला यहाँ जुड़ जाए उसके बाद, क्योंकि किसके बाद क्या जुड़ना है यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ भी जुड़ सकता है। वो उल्टे डायरेक्शन में भी जुड़ सकता है, सीधे डायरेक्शन में भी जुड़ सकता है, क्योंकि आपको क्या पता चलेगा कि कौन क्या हो रहा है। तो ये वाला, इसीलिए ये जो ब्लंट एंड वाला जो लाइगेशन है, या जो ब्लंट एंड वाला डाइजेशन है, या ब्लंट एंड से काटने वाला जो एंजाइम होता है, उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमारे पास कहीं ब्लंट एंड आ भी जाता है तो उसको कोशिश करते हैं कि हम स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर लें, तब उसको लाइगेट करें, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। अब आप बना भी सकते हैं इसको, आप बना के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। प्लीज़ केवल आप इसको लिख के छोड़ मत दीजिएगा, बना के एक बार बिना देखे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे ये एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज मेरा एक और वीडियो आना है, उसको भी मैं बना देती हूँ अभी, जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी का चल रहा था। तब तक के लिए इसको देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।